Hello students, good morning. Myself मनोहर चंदेलिया, फैकल्टी जूलॉजी। पिछले लेक्चर में हम पढ़ रहे थे कोर डेटा में अलग अलग जो है वो कुछ क्लासेस की स्टडी जो है वो पिछले लेक्चर में की थी, जिनमें पीसीज, एम्फीबिया और रेप्टिलिया। क्लियर यहाँ तक? तो पीसीज, एम्फीबिया और रेप्टिलिया की स्टडी जो है वो पिछले लेक्चर में हमने की थी। आज हम स्टार्ट करते हैं इसकी नेक्स्ट क्लास। कौन सी? एवीज। रेप्टिलिया के बाद जो है वो नेक्स्ट क्लास है इसकी एवीज। तो नेक्स्ट जो है वो इसमें एवीज क्लास के बारे में जब पढ़ेंगे तो ये एवीज जंतु जितने भी होते हैं इनमें सारे पक्षियों को, बर्ड्स को इसमें रखा गया है। क्लियर यहाँ तक? रेप्टिलिया जो क्लास थी उसमें सारे रेंग कर चलने वाले, क्रॉलिंग या क्रीपिंग मूवमेंट करने वाले जो जंतु थे उनको शामिल किया गया था। और एवीज क्लास में इनके अंदर जो है वो सारे पक्षियों को रखा गया। तो एवीज क्लास में इन पक्षियों को सारे जो उड़ने वाले हों या नहीं उड़ने वाले हैं, कई जो है वो फ्लाइटलेस बर्ड्स भी होते हैं जो उड़ते नहीं हैं, उन जंतुओं को भी एवीज क्लास में रखा गया है। क्लियर यहाँ तक? इन एवीज जंतुओं का उद्भव किनसे हुआ है? रेप्टिलिया की डायप्सिडा क्लास से, सब क्लास से जो है वो इन जंतुओं का उद्भव या इनकी ओरिजिन हुई है। तो एवीज का ओरिजिन अगर आप देखें तो एवीज का ओरिजिन किनसे हुआ है? डायप्सिडा, एवीज का उद्भव डायप्सिडा रेप्टाइल से जो है वो इनका उद्भव हुआ है। तो डायप्सिडा रेप्टिलिया से इनकी उत्पत्ति हुई है। और कब हुई है? जुरेसिक पीरियड में। तो ये इनके अंदर डायप्सिडा सब क्लास के रेप्टिलिया जंतुओं से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो डायप्सिडा के जो रेप्टाइल्स हैं, डायप्सिडा सब क्लास के जंतु जिनके अंदर 2 जोड़ी टेम्पोरल फोसा होती है, उन जंतुओं से पक्षियों का उद्भव कब हुआ था? जुरेसिक पीरियड में इनका उद्भव हुआ। और क्रिटेशियस पीरियड में आते आते ये संख्या में बहुत ही ज्यादा डेवलप हो गए थे। क्लियर यहाँ तक? इन जंतुओं की स्टडी सबसे ज्यादा जो है वो इन जंतुओं की स्टडी सलीम अली ने की थी। इसलिए प्रोफेसर सलीम अली को इंडियन बर्डमैन कहा जाता है। क्लियर यहाँ तक? सलीम अली को इंडियन बर्डमैन जो है इसके नाम से जानते हैं। इंडियन बर्डमैन, जिन्होंने सबसे ज्यादा जो है वो पक्षियों पर स्टडी की थी। तो ये इस आधार पर जो है वो सलीम अली को, इस आधार पर सलीम अली को जो है वो इंडियन बर्डमैन माना जाता है। क्लियर यहाँ तक? इसमें एवीज वर्ग के जनरल कैरेक्टर अगर आप देखें, सामान्य लक्षण, तो एवीज के सामान्य लक्षणों में या जनरल कैरेक्टर्स में कौन कौन से लक्षण जो है वो इसमें पाए जाएंगे? सबसे पहले जो है वो क्या बताएंगे? इनमें आवास बताएंगे। तो सामान्यतः जो है वो ये स्थलीय आवास में होते हैं, कुछ जलीय आवास में भी पाए जाते हैं। और इसके साथ साथ इनमें उड्डयन अनुकूलन या फ्लाइट एडेप्टेशन पाए जाते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो ये सामान्यतः स्थलीय आवास में, सामान्यतः स्थलीय आवास में, स्थलीय आवास में और उड्डयन अनुकूलन ये इनमें पाए जाते हैं। उड्डयन अनुकूलन होते हैं। तो ये सामान्यतः जो है वो स्थलीय आवास में होंगे, जिनके अंदर उड्डयन अनुकूलन या फ्लाइट एडेप्टेशन भी पाया जाता है। क्लियर यहाँ तक? तो ये स्थलीय आवास में होंगे और इसके साथ साथ इनके अंदर फ्लाइट एडेप्टेशन या उड्डयन अनुकूलन पाए जाते हैं। क्लियर यहाँ तक? सारे उड़ने वाले नहीं होते, जैसे कोई ऑस्ट्रिच है, कीवी है, ये इनमें फ्लाइटलेस बर्ड भी होते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो ये सामान्यतः स्थलीय आवास में होंगे और इसके साथ साथ इनमें उड्डयन अनुकूलन होंगे। उसके बाद होम्योथर्मिक और पोइकिलोथर्मिक में से किस टाइप के होते हैं ये? होम्योथर्मिक या
समतापी जंतु होते हैं जिनके शरीर का ताप वातावरणीय ताप के अनुसार चेंज नहीं होता है। समझ में आ गई? तो जिनमें कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर होता हो वो जंतु कैसे होंगे? समतापी जंतु या नियत तापी जंतु होते हैं ये। तो ये इनके अंदर जो है वो पीसीज, एम्फीबिया और रेप्टिलिया ये असमतापी होते हैं। एवीज और मेमेलिया समतापी जंतु होते हैं। तो समतापी जंतुओं के लिए क्या करेंगे? होम्योथर्मिक एंड वार्म ब्लडेड, होम्योथर्मिक एंड वार्म ब्लडेड, होम्योथर्मिक एंड वार्म ब्लडेड। तो ये समतापी और उसके साथ साथ गर्म रुधिरधारी होते हैं। जो असमतापी होते हैं वो कैसे होते हैं? शीत रुधिरधारी। तो ये होम्योथर्मिक एंड वार्म ब्लडेड होंगे। तो होम्योथर्मिक एंड वार्म ब्लडेड। और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्या बताएंगे? तो ये होम्योथर्मिक है, वार्म ब्लडेड होंगे। और नेक्स्ट जो है वो इसमें बताएंगे कि इन जंतुओं के अंदर ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल जो है वो कितनी होती है। ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल के आधार पर जो है वो, या स्कल के आधार पर अगर आप इनको देखें तो ये कैसे होते हैं? मोनोकॉन्डाइलिक स्कल होती है। इनकी खोपड़ी कैसी होती है? मोनोकॉन्डाइलिक होगी, जिसके अंदर एक ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल होता है। डाइकॉन्डाइलिक कौन कौन से कॉर्डेट होते हैं? डाइकॉन्डाइलिक कॉर्डेट में अगर आप देखें तो एक एम्फीबिया और दूसरे मेमेलिया, ये डाइकॉन्डाइलिक होते हैं, बाकी मोनोकॉन्डाइलिक होते हैं। तो इनके अंदर जो स्कल है या इनकी खोपड़ी है वो कैसी होगी? इनकी मोनोकॉन्डाइलिक स्कल होती है। मोनोकॉन्डाइलिक स्कल या खोपड़ी जो है वो मोनोकॉन्डाइलिक होगी, जिसके अंदर एक सिंगल ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल के द्वारा जो है वो खोपड़ी या करोटी किसके ऊपर फिक्स हो जाती है? वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर फिक्स होती है। क्लियर यहाँ तक? तो ये मोनोकॉन्डाइलिक स्कल होती है। और उसके बाद जो है तो ये एक कंधी है, कपाल या करोटी होती है इनकी। उसके बाद नेक्स्ट इनके अंदर क्रेनियल नर्व बताएंगे। कितनी जोड़ी क्रेनियल नर्व होती है? 12 जोड़ी। समझ में आ गई? पीसीज और एम्फीबिया में 10 जोड़ी, रेप्टिलिया, एवीज और मेमेलिया में 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व होती हैं। तो इसके बाद बताएंगे इनकी क्रेनियल नर्व। तो नेक्स्ट जो है वो इसमें क्रेनियल नर्व या कपाल तंत्रिकाएं जो है वो 12 जोड़ी होती हैं। तो क्रेनियल नर्व या कपाल तंत्रिकाएं 12 जोड़ी होगी इनमें। तो 12 जोड़ी जो है वो क्रेनियल नर्व या कपाल तंत्रिकाएं। इसके बाद इनके अंदर जो है वो गमन के लिए इनके अंदर क्या पाए जाते हैं? 2 जोड़ी पाद होते हैं, जिनमें अग्रपाद इनके पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो गमन या लोकोमोशन के लिए, गमन या लोकोमोशन के लिए 2 जोड़ी पाद होते हैं। गमन या लोकोमोशन के लिए 2 जोड़ी पाद, और इनमें अग्रपाद पंखों में रूपांतरित, अग्रपाद या फोरलिम्ब पंखों में रूपांतरित होते हैं, पंखों में रूपांतरित होते हैं। क्लियर यहां तक? तो ये इनमें लोकोमोशन के लिए, गमन के लिए 2 जोड़ी पाद होते हैं, जिनमें से अग्रपाद जो है वो इनमें पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं, जो इनके उड़ने में सहायक होते हैं। क्लियर यहां तक? तो ये लोकोमोशन के लिए जो है वो इनमें 2 जोड़ी पाद होते हैं, जिनमें से अग्रपाद इनके पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। क्लियर यहां तक? इसके बाद लोकोमोशन के बाद बताएंगे इनका एंडोस्केलेटन, इनका अंतःकंकाल। तो इनमें एंडोस्केलेटन या अंतःकंकाल जो है वो खोखली अस्थियों से बना होता है। न्यूमेटिक बोन्स कहेंगे उनको, क्योंकि बीच बीच में जो है वो इनके अंदर जो लंबी अस्थियां हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है? इनकी लंबी अस्थियों के अंदर जो है वो एयर सैक्स या वायु कोश जो है वो इनके अंदर पाए जाते हैं, जो फेफड़ों के साथ मिलकर क्या बनाएंगे? फेफड़ों के साथ मिलकर जो है वो इनके सहायक श्वसनंग के रूप में कार्य करते हैं। क्लियर यहां तक? तो एंडोस्केलेटन जो है वो किन से बना होता है? इनका न्यूमेटिक बोन से। एंडोस्केलेटन इनका न्यूमेटिक बोन से बना होता है। न्यूमेटिक बोन्स का मतलब ही क्या है? इनके अंदर हड्डियों के अंदर जो है इनकी अस्थियों में खोखली अस्थियां होती है, जिनके अंदर एयर सैक या वायु कोश पाए जाते हैं, जो लंग्स के साथ मिलकर श्वसन की दक्षता को बढ़ाते हैं। तो ये रेस्पिरेशन जो है उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं। क्लियर यहां तक? तो ये न्यूमेटिक बोन से
अंतःकंकाल बना होता है इनका। और उसके एयर सेक जो होते हैं, एयर सेक किस में पाए जाएंगे? ये एयर सेक लंग्स के साथ मिलकर लंग्स के साथ एसोसिएट होते हैं। तो ये एयर सेक जो होते हैं, जो फेफड़ों के इसमें हड्डियों के अंदर पाए जाते हैं, वो लंग्स के साथ एसोसिएट होकर जो है वो इनमें सहायक श्वसन अंग के रूप में काम करते हैं और श्वसन की दक्षता को बढ़ा सकते हैं। क्लियर? ये इसका एंडोस्केलेटन। उसके बाद और क्या बताएंगे इनके अंदर? एक इन जंतुओं के अंदर इनकी फ्लाइट मसल्स जो होती है वो फर्क्यूला बोन से और स्टर्नम के साथ जुड़ी होती है, जो इनके उड़ने में सहायक होती हैं। क्लियर यहां तक? तो इनकी फ्लाइट मसल्स जो है, फ्लाइट मसल्स फर्क्यूला व स्टर्नम के साथ जुड़ी रहती हैं। फ्लाइट मसल्स स्टर्नम और फर्क्यूला के साथ जुड़ी रहती हैं, जो इनके उड़ने में सहायक होती हैं। तो फर्क्यूला स्पेशल बोन जो है वो इनके अंदर प्रेजेंट होगी, जिसके साथ इनकी जो है वो फ्लाइट मसल्स या उड्डयन पेशियां जुड़ी रहती हैं। क्लियर यहां तक? उसके बाद नेक्स्ट जो है वो इसमें बताएंगे इनकी स्किन या इनका एक्सोस्केलेटन। अगर आप देखें तो फेदर्स के रूप में इनमें एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, इनका बाह्य कंकाल होता है। तो फेदर्स का जो आवरण इनके ऊपर चारों तरफ पाया जाता है, क्या कहेंगे उसको? प्लूमेज कहेंगे। तो ये प्लूमेज जो है वो इनके अंदर फेदर्स से इनकी पूरी त्वचा जो है वो ढकी रहती है। तो इसमें स्किन जो है वो फेदर्स से आवृत होती है। तो इनकी स्किन जो है त्वचा, वो इनकी फेदर्स या पंखों से, फेदर्स क्या होता है? इनके पर। तो पर से या फेदर्स से आवृत होती है, और इस आवरण को क्या कहते हैं? स्किन की फेदर्स से आवृत होगी। और क्या कहेंगे इसको? ये प्लूमेज का आवरण होता है। इस पूरे आवरण को प्लूमेज कहेंगे। क्लियर यहां तक? देखते हो आप पक्षियों के ऊपर, मुर्गियां हैं, कबूतर है, तितर है, इनके अंदर जो भी पक्षी आप देखते हो, उन पक्षियों के ऊपर त्वचा पर जो है वो क्या होते हैं? फेदर्स पाए जाते हैं। और ये फेदर्स इनमें थर्मो रेगुलेशन का काम भी करते हैं। थर्मो रेगुलेशन में क्या करेंगे इनको? ये इनको जो है वो इनकी जो एनर्जी है, उस एनर्जी को कंजर्व करके रखते हैं। इसी कारण जो है वो इनको ज़्यादा ठंड नहीं लगती और बॉडी टेम्परेचर इनका कांस्टेंट बना रहता है। तो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर जो है वो किसके कारण बना रहेगा? इनके पर के कारण या फेदर्स के कारण इनमें बॉडी टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट बना रहेगा अंदर। क्लियर यहाँ तक? तो ये स्किन जो है वो फेदर्स से कवर्ड होती है। क्या कहेंगे इस कवरिंग को? प्लूमेज कहेंगे। क्लियर यहाँ तक? और इसके साथ साथ इनमें सल्कों का अभाव होता है, और एक इनकी स्किन जो है वो पतली होगी, शुष्क होगी और ग्रंथि विहीन होती है। क्लियर यहां तक? तो स्किन पतली, शुष्क, ग्रंथि विहीन स्किन जो है वो इनकी पतली, शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है। केवल इनमें ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? ऑयल ग्लैंड जो है वो इनके अंदर तेल ग्रंथियां पाई जाती हैं, और वो तेल ग्रंथियां कहाँ होती है? यूरोपाइजियम भाग में इनके अंदर जो है वो तेल ग्रंथियां पाई जाती है, जो क्या होता है? एनस के आसपास का भाग जो होता है, गुदा के आसपास का भाग है, उसमें ये पाई जाती है, टेल के आधारी भाग पर। क्लियर यहां तक? तो पूंछ के आधारी भाग पर जो है वो इनमें, तो ये पतली, शुष्क, ग्रंथि विहीन होती है। ऑयल ग्लैंड या तेल ग्रंथियां जो है वो इनमें कहाँ पाई जाती है? ये तेल ग्रंथियां पूंछ के आधारी भाग में, जिसको क्या कहेंगे? यूरोपाइजियम। पूंछ के आधारी भाग पर, तो केवल पूंछ के आधारी भाग पर जो है वो इनमें
ये तेल ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसके कारण से ये भाग जो है वो थोड़ा सा इनमें चिकना होता है। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद इनमें स्केल्स, त्वचा पर सल्कों का अभाव होता है। त्वचा पर जो है वो इसमें सल्क नहीं पाए जाते। केवल सल्क भी कहाँ पाए जाते हैं? केवल पश्चपाद की जो त्वचा होती है उसके ऊपर सल्क पाए जाते हैं। ध्यान है भाई, आपने देखा होगा कि इनके अंदर जो है वो इनके पश्चपाद जो होते हैं उनके ऊपर सल्क होते हैं। मोर में, कबूतर में, इनमें अगर आप देखें, मुर्गियों में, इनमें अगर आप देखें तो इनके जो पैर होते हैं, इनके पैर क्या है? पश्चपाद पैर ही होते हैं इनके। तो इनके जो पैर या पश्चपाद होते हैं उन पैरों पे या पश्चपाद के ऊपर जो है वो सल्क पाए जाते हैं, बाकी शरीर पर तो सल्क नहीं होते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो इनमें स्केल्स जो होते हैं, स्किन पर स्केल्स एब्सेंट होते हैं। स्केल्स एब्सेंट केवल पश्चपाद पर होते हैं। एब्सेंट केवल पश्चपाद या हिंडलिम्ब पर जो है वो स्केल पाए जाते हैं। क्लियर? तो स्केल जो है वो वैसे एब्सेंट होते हैं, केवल कहाँ पाए जाते हैं? इनके पश्चपाद में या हिंडलिम्ब के अंदर जो है वो स्केल्स पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो और क्या बताएंगे इनमें? तो इस पे सल्क नहीं पाए जाते, केवल पश्चपाद की त्वचा पर सल्क पाए जाते हैं। और इनके पश्चपाद जो होते हैं वो टेट्राडेक्टाइल होते हैं। टेट्राडेक्टाइल मीन्स क्या होता है? 4 अंगुलियां या 4 डिजिट इनमें पाई जाती हैं, जिनके ऊपर नखर होते हैं। और किस टाइप से, किस में सहायक होते हैं ये इनके चलने में, तैरने में, जैसे बतख वगैरह है उनके अंदर पाद जाल भी होते हैं इनके बीच बीच में, तो तैरने में सहायक होते हैं, चलने में सहायक होते हैं, और इसके साथ साथ पर्चिंग में सहायक होते हैं। पर्चिंग मतलब पेड़ों की शाखाओं को पकड़ने में। क्लियर यहाँ तक? तो इनमें पश्चपाद जो है वो कैसे होंगे? हिंडलिम्ब या इनके पश्चपाद, हिंडलिम्ब या पश्चपाद जो होते हैं वो टेट्राडेक्टाइल होते हैं। हिंडलिम्ब टेट्राडेक्टाइल विद क्लो, नखर भी होते हैं। टेट्राडेक्टाइल विद क्लो, नखर पाए जाते हैं इनके ऊपर। तो 4 डिजिट होती है पश्चपाद में, और उसके साथ साथ इनके ऊपर नखर होते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो टेट्राडेक्टाइल होते हैं और उनके ऊपर जो है वो क्लो या नखर पाए जाते हैं। और इसके साथ साथ जो है वो किस में सहायक होते हैं? ये टेट्राडेक्टाइल हिंडलिम्ब जो है वो इनके चलने में, चलन, तैरने, ये इनके चलने, तैरने व शाखाओं को पकड़ने में, वह शाखाओं को पकड़ने में सहायक होते हैं। तो ये इनके अंदर जो है वो इसके हिंडलिम्ब के बारे में बताएंगे। तो इसके फोरलिम्ब और हिंडलिम्ब हो गए। शरीर जो है वो इनका सिर, ग्रीवा, धड़ और पूंछ में बटा होता है। तो इनका शरीर जो है बॉडी वो कितने पार्ट में डिवाइजिबल होती है? शरीर इनका सिर, ग्रीवा, धड़ और पूंछ में बटा होता है। तो शरीर जो है वो इनमें सिर, ग्रीवा, धड़ और पूंछ में बटा होता है। शरीर इनका सिर, ग्रीवा, धड़ और पूंछ में बटा होता है। इसके बाद आप देखें इनके अंदर भी सिर भाग में जो है वो एक जोड़ी नेत्र होते हैं, और बाह्य कर्ण की जगह जो है वो इनमें केवल टिम्पेनम होता है। क्लियर यहाँ तक? तो इसमें एक जोड़ी नेत्र, एक जोड़ी नेत्र और बाह्य कर्ण के रूप में, या बाह्य कर्ण या एक्सटर्नल ईयर के रूप में जो है वो केवल टिम्पेनम होता है इनमें। तो एक्सटर्नल ईयर के रूप में टिम्पेनम होगा केवल। बाह्य कर्ण के रूप में इसमें टिम्पेनम पाया जाता है, और मध्य कर्ण में केवल एक कर्णस्थिका होती है। मध्य कर्ण या मिडिल ईयर में केवल एक कर्णस्थिका, केवल एक ईयर ओसिकल या कर्णस्थिका होती है। क्लियर यहां तक? तो एक जोड़ी नेत्र होते हैं सिर भाग में,
बाह्य कर्ण जो है वो उसके टिम्पेनम के रूप में होता है। मध्य कर्ण, इसमें केवल एक ईयर ओसिकल या एक कर्णस्थिका होती है जो इनके अंदर आने वाली ध्वनि तरंगों की आवृत्ति को बढ़ा सकती हैं। क्लियर यहाँ तक? ये होंगी। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो इनका मुख चोंच में रूपांतरित होता है। तो इनका मुख जो है वो चोंच में रूपांतरित होगा और इसके ऊपर एक एपिथेलियम का आवरण पाया जाता है। क्या कहेंगे इसको? रेम्पोथिका। तो इसमें मुख चोंच में रूपांतरित, मुख चोंच में रूपांतरित होता है। तो केराटिनाइज्ड जो है वो चोंच कैसी होती है इनकी? केराटिनाइज्ड होती है। तो केराटिन से बनी हुई जो है वो चोंच में रूपांतरित होता है ये। तो मुख केराटिनाइज्ड चोंच, मुख केराटिनाइज्ड या केराटिनीकृत चोंच में रूपांतरित हो जाता है। और इस चोंच के ऊपर जो है वो क्या पाया जाता है? रेम्पोथिका का आवरण पाया जाता है। उसके ऊपर एक पतला श्रृंगी आवरण जो है वो इसके ऊपर पाया जाता है। तो एपिथेलियल मेम्ब्रेन जो बनती है इसके ऊपर कैसी होती है? श्रृंगीय केराटिनाइज्ड एपिथेलियम जो बनती है वो क्या कहेंगे उसको? रेम्पोथिका कहते हैं। ये इसके ऊपर पाई जाती है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो इसमें और क्या बताएंगे? एक इन जंतुओं के अंदर, तो मुख चोंच में रूपांतरित हो गया इसके, इसमें दांत नहीं होते हैं। और अब इसके बाद इनके सारे जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम और ये बताना है। तो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल विद डाइजेस्टिव ग्लैंड। और आमाशय जो है वो इनमें दो विशेष चेंबर में बटा होता है। क्या कहेंगे? क्रोप और गिजार्ड में बटा होता है। क्लियर यहाँ तक? तो एक इनके अंदर जो है वो डाइजेशन के लिए कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड, पाचक ग्रंथियां होती है। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड ये पाई जाएगी पाचन के लिए। और पाचन तंत्र में एक विशेष आपको मैंने बताया कि इनके अंदर क्या होता है? पाचन तंत्र में आमाशय जो है वो इनका दो चेंबर में बटा होता है। कौन कौन से होते हैं इनमें? एक प्रोवेंट्रिकुलस या गिजार्ड और दूसरा क्रोप। तो इसमें स्टमक जो है इनका या आमाशय दो विशेष चेंबर का निर्माण कर देता है, जिनको एक तो क्रोप कहेंगे और दूसरा गिजार्ड होता है। तो क्रोप और गिजार्ड में जो है वो इनका आमाशय विभेदित होता है। और ब्रीडिंग सीजन में जो है वो क्रोप भाग से क्रोप मिल्क का निर्माण भी किया जाता है। क्लियर यहां तक? ब्रीडिंग सीजन में जो है वो ये क्या करते हैं? क्रोप वाले भाग से जो है वो क्रोप मिल्क का सिक्रेशन जो है वो भी पक्षियों के अंदर किया जाता है। क्लियर यहां तक? तो ये इनके अंदर जो है वो इसके डाइजेशन से रिलेटेड बता दिया। एक इसके बाद इनमें बताएंगे रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन जो है वो किससे होगा? इनमें लंग्स से। रेस्पायरेशन लंग्स से होता है। तो इसमें रेस्पायरेशन लंग्स से होगा। तो इसमें रेस्पायरेशन जो है वो लंग्स से होता है। और इसके साथ साथ इनकी न्यूमेटिक बोन्स के अंदर जो एयर से कैविटीज बनती हैं वो इनके एक्सेसरी रेस्पायरेटरी ऑर्गन होते हैं जो श्वसन की दक्षता को बढ़ाते हैं। क्लियर यहां तक? ये श्वसन के लिए होंगे। एक इसके साथ साथ जो है वो इनके अंदर सिरिंक्स पार्ट होता है। इनके अंदर जो सिरिंक्स वाला पार्ट होता है वो इसमें साउंड प्रोडक्शन के लिए होता है। क्लियर यहां तक? तो पक्षियों के अंदर जो आवाज होती है चहचहाने की वो किसके कारण आती है? इनमें पाए जाने वाले सिरिंक्स के कारण होती हैं। क्लियर यहां तक? तो इनके अंदर जो है वो सिरिंक्स एक साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन भी इनमें पाया जाता है। सिरिंक्स ध्वनि उत्पादक साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, या इनमें ध्वनि उत्पादन के लिए अंग जो पाया जाता है वो इसमें कौन सा होता है? सिरिंक्स इनमें पाया जाता है। तो ये पाचन और श्वसन। पाचन श्वसन के बाद जो है वो नेक्स्ट इसमें बताएंगे उत्सर्जन। उत्सर्जन के लिए इनमें क्या पाए जाते हैं? मेटानेफ्रिक किडनी होती हैं। उसके बाद एक्सक्रीशन के लिए मेटानेफ्रिक किडनी होती है। और इसके साथ साथ जो है वो उसमें क्या बताएंगे?
ये मेटानेफ्रिक किडनी में उत्सर्जी उत्पाद के आधार पर आपको बताना है कि कैसे होते हैं, यूरिकोटेलिक। तो उत्सर्जन या एक्सक्रीशन किससे होगा, एक्सक्रीशन या उत्सर्जन इसका मेटानेफ्रिक किडनी से होता है। उत्सर्जन या एक्सक्रीशन मेटानेफ्रिक किडनी से। तो मेटानेफ्रिक किडनी से जो है वो इसमें एक्सक्रीशन करेंगे और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के बेस पर ये यूरिकोटेलिक होते हैं। यूरिकोटेलिक, यूरिक एसिड का उत्सर्जी उत्पाद के रूप में ये एक्सक्रीशन करते हैं। क्लियर यहां तक? तो एक्सक्रीशन या उत्सर्जन जो है वो किसके द्वारा होगा, इनमें मेटानेफ्रिक किडनी के द्वारा उत्सर्जन करेंगे और उत्सर्जी उत्पाद इनमें यूरिक एसिड होता है। क्लियर यहां तक? तो ये एक्सक्रीशन के बारे में बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो इनके अंदर और क्या बताना है, सर्कुलेशन। सर्कुलेशन के लिए इनमें जो है वो हार्ट कंप्लीट 4 चेम्बर्ड होता है, क्लोज और कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। तो इसमें सर्कुलेशन अगर आप बताएं तो ब्लड सर्कुलेशन में क्लोज एंड कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, क्लोज एंड कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होगा। समझ गए भी? कोर्डेटा है तो यूरो कोर्डेटा के अलावा बाकी सब में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम तो होता ही होता है। इसके साथ साथ इनमें कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। कंप्लीट डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या होगा, इनमें प्योर इम्प्योर ब्लड पूरी तरीके से एक दूसरे से सेपरेट होते हैं और इसके साथ साथ इनके अंदर हार्ट जो है उससे 2 बार जो है वो ब्लड पास आउट होता है ऑर्गन में जाने से पहले, इसलिए इसको कहेंगे कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। क्लियर यहां तक? तो क्लोज एंड कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होगा। हार्ट 4 चेम्बर्ड होगा, इनका हार्ट 4 चेम्बर्ड हार्ट होगा। हार्ट जो है वो इसमें 4 चेम्बर्ड है, तो क्लोज एंड कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, हार्ट 4 चेम्बर्ड होगा। और उसके बाद इनके अंदर आरबीसी जो है वो बाई कॉन्वेक्स और ओवल शेप और इसके साथ साथ न्यूक्लिएटेड आरबीसी होगी। आरबीसी बाई कॉन्वेक्स, आरबीसी बाई कॉन्वेक्स ओवल शेप, आरबीसी बाई कॉन्वेक्स ओवल शेप एंड न्यूक्लिएटेड आरबीसी। क्लियर यहां तक? तो आरबीसी कैसी होगी, बाई कॉन्वेक्स होगी, उभयोतल या अंडाकार, और इसके साथ साथ केंद्रक युक्त आरबीसी होती है। क्लियर यहां तक? हिपेटिक पोर्टल सिस्टम जो है वो इसमें वेल डेवलप्ड होता है और रीनल पोर्टल सिस्टम लेस डेवलप होगा। क्लियर यहां तक? तो वेल डेवलप्ड हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, वेल डेवलप्ड हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, तो ये इनके अंदर जो है वो वेल डेवलप्ड या पूर्ण विकसित हिपेटिक पोर्टल सिस्टम होता है इनमें, यकृत निवाही का तंत्र होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो इसमें और क्या बताएंगे, इसके बाद इनके रिप्रोडक्शन से रिलेटेड बताना है। रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो है वो आप क्या बताएंगे, इनमें रिप्रोडक्शन से रिलेटेड ये बताना है कि इनके अंदर एक, इनमें ये बात ध्यान रखें कि इनमें पूंछ भाग की जो कोडल वर्टिब्री है वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़कर क्या बनाएंगी, कोडल वर्टिब्री आपस में मिलकर पाइगोस्टाइल बनाती हैं। क्लियर यहां तक? तो एक इनमें वर्टिब्री है वो हेटेरोसिलस टाइप की वर्टिब्री होती है, हेटेरोसिलस वर्टिब्री। हेटेरोसिलस वर्टिब्री का मतलब जो है वो क्या होगा, इनमें हेटेरोसिलस वर्टिब्री का मतलब है कि इनके अंदर हर वर्टिब्री जो होती है इनके सेंट्रम के दोनों सिरे जो है वो अवतल होते हैं। तो सेंट्रम के दोनों सिरे अवतल होते हैं तब उसको कहा जाता है हेटेरोसिलस। क्लियर यहां तक? तो हेटेरोसिलस वर्टिब्री होगी, तो ये इनमें हेटेरोसिलस वर्टिब्री। और उसके अलावा एक बाइफिड रिब्स होती हैं। रिब्स जो है वो द्विशिरस्थ होती है, बाइफिड। तो द्विशिरस्थ या बाइफिड जो है वो रिब्स पसलियां होती हैं। तो पसलियां जो है वो 2 सिरों वाली होती है, द्विशिरस्थ कहेंगे इनको, तो बाइफिड रिब्स होंगी। हेटेरोसिलस
वर्टिब्री होती है इनकी। एक इनके अंदर जो स्टर्नम है वो लंबी, तो इसमें लॉन्ग एंड कर्व्ड स्टर्नम, लॉन्ग एंड कर्व्ड स्टर्नम। तो पक्षियों के अंदर आपको ध्यान है भी स्टर्नम जो है वो कैसी होती है, लंबी होती है। वर्टिब्रल कॉलम की बजाय स्टर्नम ज्यादा लंबी होगी और ऐसे कर्व्ड होती है, बाहर की तरफ निकली होती है। तो देखते हो ना पक्षियों के अंदर ऐसे बाहर की तरफ निकला हुआ भाग होता है, तो वो इसके अंदर कील या नोतल इसके अंदर पाई जाती है, और इसके साथ साथ ये स्टर्नम जो है वो लंबी और वक्रित होती है। तो लंबी और वक्रित स्टर्नम होती है इनमें। इसके बाद इनके अंदर जो है वो क्या बताएंगे, इनमें रिप्रोडक्शन से संबंधित बताएंगे। तो कैसा होगा रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग, यूनिसेक्सुअल होंगे, और उसके साथ साथ इनमें सेक्सुअल डाइमोर्फिज्म भी होती हैं। तो यूनिसेक्सुअल एंड सेक्सुअल डाइमोर्फिज्म, तो ये एक लिंगी होते हैं, और एक लिंगी होने के साथ साथ इनके अंदर लैंगिक द्विरूपता भी पाई जाती है। क्लियर यहां तक? तो ये एक लिंगी होंगे, और एक लिंगी होने के साथ साथ इनमें लैंगिक द्विरूपता या सेक्सुअल डाइमोर्फिज्म होती है, जिसमें मेल और फीमेल एक दूसरे से डिफरेंशिएट किए जा सकते हैं। क्लियर यहां तक? तो यूनिसेक्सुअल एंड सेक्सुअल डाइमोर्फिज्म। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ओवीपेरस और विविपेरस में से कौन से होंगे? ये ओवीपेरस होते हैं, जो किस तरह के अंडे ले करती है फीमेल, इनकी मादाएं जो होती हैं ओवीपेरस हैं। और उसके अलावा इनके अंदर क्या बताएंगे, ओवीपेरस होते हैं, और ओवीपेरस के साथ साथ ये जो अंडे देती हैं वो कैसे होते हैं, क्लिडोइक अंडे और मैक्रोलेसिथल एग ले करती हैं। क्लियर यहां तक? तो ये इनमें नेक्स्ट ये ओविडक्ट होंगी, ये सॉरी, और ये ओवीपेरस अंडज, ये ओवीपेरस अंडज होंगे, जो मैक्रोलेसिथल और अतिपीत की और क्लिडोइक अंडे देते हैं। मैक्रोलेसिथल एंड क्लिडोइक एग ले करते हैं। क्लियर यहां तक? तो ये ओवीपेरस होंगे, अतिपीत की और इसके साथ साथ सैकोसी अंडे या कवच युक्त अंडे देते हैं। तो ये ओवीपेरस हो गए, मैक्रोलेसिथल और क्लिडोइक एग ले करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो इनके अंदर ओवरी ओविडक्ट में से फंक्शनल ओवरी ओविडक्ट जो है वो कौन सी होती है, इनमें लेफ्ट ओवरी और लेफ्ट ओविडक्ट है वो फंक्शनल होती हैं, बाकी राइट जो है वो इसमें नॉन फंक्शनल होती हैं। क्लियर यहां तक? तो इनके अंदर जो है वो एक ये इसमें बताएंगे विशेषता कि इनमें लेफ्ट ओवरी और ओविडक्ट ही फंक्शनल होती हैं। नेक्स्ट क्रियाशील जो है वो ओवरी और ओविडक्ट कौन से होते हैं, लेफ्ट ओवरी एंड ओविडक्ट होती है, एक जोड़ी है ओवरी भी ओविडक्ट भी, लेकिन इनमें से फंक्शनल केवल एक ही होती है। तो लेफ्ट ओवरी एंड ओविडक्ट आर फंक्शनल, लेफ्ट ओवरी एंड ओविडक्ट आर फंक्शनल। क्रियाशील जो है वो कौन सी होती है, इनमें लेफ्ट ओवरी और ओविडक्ट ही क्रियाशील होती है, बाकी दूसरी जो है राइट वाली वो इनमें नॉन फंक्शनल होती है। क्लियर यहां तक? ये बता दिया। उसके बाद इनमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन करेंगे, शरीर के अंदर जो है वो इसमें फर्टिलाइजेशन होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो आंतरिक निषेचन करेंगे, और आंतरिक निषेचन के बाद डेवलपमेंट, इनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, इसमें कोई लार्वा नहीं बनता है। क्लियर यहां तक? तो ये इनके अंदर जो है वो आप देख रहे हो वर्टिब्रेटा में केवल एम्फीबिया के अलावा और किसी भी क्लास में लार्वा नहीं बनते। क्लियर यहां तक? तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन और डायरेक्ट डेवलपमेंट हो गया। क्लियर? ये इसके जनरल कैरेक्टर हो गए एवीज के। एवीज में जनरल कैरेक्टर के बाद जो है वो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसका क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन जो है वो इसमें एवीज को दो सब क्लास में क्लासिफाई किया है।
एक आर्कियोर्निथिस एंड नियोर्निथिस। इसका क्लासिफिकेशन अगर आप देखें तो क्लासिफिकेशन में एवीज का क्लासिफिकेशन या पक्षियों का वर्गीकरण अगर आप देखें तो पक्षियों के वर्गीकरण में इसके क्लासिफिकेशन में इनको दो सब क्लास में क्लासिफाई किया, एक आर्कियोर्निथिस और दूसरे नियोर्निथिस। एक तो आर्कियोर्निथिस है और दूसरी सब क्लास है नियोर्निथिस। तो इनको ये दो सब क्लास में क्लासिफाई कर दिया, एक आर्कियोर्निथिस और दूसरी नियोर्निथिस। क्लियर यहां तक? सबसे पहली चीज है आर्कियोर्निथिस। आर्कियोर्निथिस के अंदर जो है वो सारे जुरेसिक पीरियड के पक्षियों को रखा गया है जो सबसे पहली बार विकसित हुए थे। क्लियर यहां तक? तो जुरेसिक पीरियड के आदिम पक्षियों को इसमें या प्रिमिटिव बर्ड्स को इसमें रखा गया है, और नियोर्निथिस के अंदर जो है वो मॉडर्न बर्ड्स को या आधुनिक पक्षियों को रखा गया है। क्लियर यहां तक? तो पहला तो इसमें यही डिफरेंस हो जाएगा, इसमें जुरेसिक पीरियड के आदिम पक्षियों को रखा गया है या प्रिमिटिव, जो सबसे पहले विकसित हुए थे। तो जुरेसिक पीरियड के आदिम पक्षियों को रखा गया है, जुरेसिक पीरियड के आदिम पक्षियों को रखा गया है। तो जुरेसिक पीरियड के आदिम पक्षियों को रखा गया है, और नियोर्निथिस में आधुनिक पक्षियों को रखा गया है। इनमें आधुनिक पक्षियों को रखा गया है। क्लियर यहां तक? पहला अंतर तो इसमें ये हो गया। दूसरा, आर्कियोर्निथिस जो होते हैं उनके अंदर मुख चोंच में रूपांतरित नहीं होता। क्लियर यहां तक? आर्कियोर्निथिस में मुख चोंच में रूपांतरित नहीं होता है, मुख चोंच में रूपांतरित नहीं होता है, चोंच में रूपांतरित नहीं होता है, और मुख में दांत पाए जाते हैं। तो पहला इसमें ये हो गया कि मुख चोंच में रूपांतरित नहीं होता है, और नियोर्निथिस में मुख चोंच में रूपांतरित होता है। नियोर्निथिस में मुख चोंच में रूपांतरित होता है, रूपांतरित। क्लियर यहां तक? तो आर्कियोर्निथिस जो होते हैं उनमें तो मुख चोंच में रूपांतरित नहीं होता है, मुख पाया जाता है और उसके साथ साथ उस मुख में दांत होते हैं, जबकि नियोर्निथिस के अंदर दांत नहीं पाया जाता और मुख कैसे होते हैं? चोंच में रूपांतरित हो जाता है। क्लियर यहां तक? तो इनमें बीक या चोंच पाई जाती है, इनमें चोंच नहीं होती। इनके मुख में दांत पाए जाते हैं, इनके मुख में दांत नहीं होते। क्लियर यहां तक? एक इसके अलावा आर्कियोर्निथिस जो जंतु होते हैं, इन आर्कियोर्निथिस जंतुओं के अंदर स्टर्नम लंबी, ये स्टर्नम जो है छोटी और समतल होती है, फ्लैट स्टर्नम होती है, जबकि इनके अंदर स्टर्नम जो है वो लंबी और वक्रित होती है। क्लियर यहां तक? तो स्टर्नम छोटी व फ्लैट, स्टर्नम छोटी व फ्लैट होती है, समतल होती है। तो इसमें स्टर्नम छोटी और फ्लैट होती है, और इनमें स्टर्नम लंबी व वक्रित होती है। स्टर्नम लंबी व वक्रित, कर्व्ड होती है। तो स्टर्नम लंबी और वक्रित होती है इनमें। नियोर्निथिस में इनके अंदर स्टर्नम छोटी और फ्लैट होती है। इनके अंदर ऐसे होती है, स्टर्नम अपनी तरह फ्लैट होती है और छोटी होती है स्टर्नम, जबकि इन नियोर्निथिस पक्षी जो होते हैं, आज जो आप जितने भी पक्षी देखते हो ज्यादातर सब में क्या होता है? ऐसे बाहर की तरफ निकली होती है, तो लंबी और वक्रित स्टर्नम होती है। ये किसके कारण होती है? इनमें कील या नोतल जो है वो नहीं पाया जाता। आर्कियोर्निथिस में नहीं होता, नियोर्निथिस में पाया जाता है। तो स्टर्नम में कील या नोतल, स्टर्नम में कील या नोतल, स्टर्नम में कील या नोतल नहीं होता है। तो इसके स्टर्नम में कील या नोतल नहीं पाया जाता, जबकि नियोर्निथिस के अंदर कील या नोतल पाया जाता है। नियोर्निथिस में स्टर्नम के अंदर कील या नोतल प्रेजेंट होता है, इसीलिए ये बाहर की तरफ ऐसे निकली हुई होती है। तो इसमें स्टर्नम में कील या नोतल नहीं होता है, इनमें कील या नोतल पाया जाता है।
क्लियर यहां तक? उसके बाद इनके अग्रपाद में कार्पल्स और मेटाकार्पल्स अग्रपाद पंखों में रूपांतरित नहीं होते, इनके अग्रपाद पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। क्लियर यहां तक? तो इसमें अग्रपाद में कार्पल्स मेटाकार्पल्स पृथक पृथक होते हैं। अग्रपाद में कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स, अग्रपाद में कार्पल्स मेटाकार्पल्स जो है वो पृथक होते हैं और इनके अंदर कार्पल्स मेटाकार्पल्स मिलकर कार्पो मेटाकार्पल बनाते हैं। इनमें संयुक्त हो जाते हैं जो मिलके कार्पो मेटाकार्पल बनाते हैं। क्लियर यहां तक? तो इनके अंदर आप देख रहे हो कार्पल्स और मेटाकार्पल्स जो है वो पृथक पृथक होते हैं और अग्रपाद पंखों में रूपांतरित भी नहीं होते हैं। इनमें अग्रपाद पंखों में रूपांतरित हो जाने के कारण कार्पल्स और मेटाकार्पल्स मिलके कार्पो मेटाकार्पल बना देते हैं। क्लियर यहां तक? तो इनमें कार्पो मेटाकार्पल्स, कार्पल्स और मेटाकार्पल्स पृथक होते हैं, इनमें कार्पल्स मेटाकार्पल्स मिलके कार्पो मेटाकार्पल बना देते हैं। क्लियर यहां तक? और क्या डिफरेंस होगा इनमें? एक आर्कियोर्निथिज जो जंतु होते हैं, इन आर्कियोर्निथिज जंतुओं में पूंछ भाग जो होती है उस पूंछ भाग के अंदर कोडल वर्टिब्री सारी पृथक पृथक होती है और नियोर्निथिज के अंदर ये कोडल वर्टिब्री मिलके क्या बना देती है? ये पाइगोस्टाइल बनाती है। क्लियर यहां तक? इसमें कोडल वर्टिब्री पृथक पृथक होती है। कोडल वर्टिब्री कौन सी होगी? पूंछ भाग की कोडल वर्टिब्री पृथक होती हैं और इनके अंदर कोडल वर्टिब्री संयुक्त होकर पाइगोस्टाइल बनाती हैं। कोडल वर्टिब्री संयुक्त होकर पाइगोस्टाइल बनाती हैं। कोडल वर्टिब्री संयुक्त होकर पाइगोस्टाइल बनाती हैं। क्लियर यहां तक? तो इनके अंदर कोडल वर्टिब्री जो है वो पृथक होती है, इनकी कोडल वर्टिब्री संयुक्त होकर पाइगोस्टाइल बनाती है। इसीलिए पक्षियों के अंदर पूंछ जो है वो ऐसे खड़ी अवस्था में जो है वो एकदम पूंछ पाई जाती है। समझ में आ गई? ऐसे स्ट्रेट रहेगी और किसके कारण? पाइगोस्टाइल बनने के कारण ये खड़ी अवस्था में पाई जाती है। क्लियर यहां तक? ये आर्कियोर्निथिज और नियोर्निथिज जंतुओं में अंतर होंगे। अब इसमें एग्जाम्पल देखें आप। आर्कियोर्निथिज जंतुओं में एग्जाम्पल होगा आर्कियोर्निस, इसमें एग्जाम्पल आर्कियोर्निस और आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोर्निक्स एंड आर्कियोप्टेरिक्स, ये कनेक्टिंग लिंक है किस किस की? रेप्टिलिया और एवीज के बीच की कनेक्टिंग लिंक है और ये वर्तमान में विलुप्त हो चुके हैं, इसलिए इनको मिसिंग लिंक कहा जाता है। इनको क्या कहेंगे? मिसिंग लिंक कहेंगे। तो वर्तमान में ये आर्कियोप्टेरिक्स जो है वो विलुप्त हो चुके हैं, आर्कियोर्निस आर्कियोप्टेरिक्स, इसलिए इनको मिसिंग लिंक कहते हैं। किस किस के बीच कनेक्टिंग लिंक है? ये रेप्टिलिया और एवीज के बीच की कनेक्टिंग लिंक है जिसमें दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। क्लियर यहां तक? नियोर्निथिज के अंदर एग्जाम्पल जितने भी नए पक्षी आप देख रहे हो अभी आधुनिक पक्षी हैं वो सारे इसमें दे सकते हो। पेओ दे सकते हो, पेओ का मतलब पिकोक, मोर, पेओ पिकोक। इसके अलावा कोर्वस, कोर्वस का मतलब कौवा, क्रो। कोलंबा, कोलंबा जो है वो क्या होगा? पिजन। कोलंबा पिजन, कबूतर। इसके अलावा नियोफ्रोन, नियोफ्रोन गिद्ध, वल्चर, नियोफ्रोन गिद्ध या वल्चर। इसके अलावा एप्टिनोडाइट्स, पेंगुइन, एप्टिनोडाइट्स पेंगुइन। क्लियर? एक ऑस्ट्रिच है स्ट्रूथियो, एक स्ट्रूथियो, स्ट्रूथियो ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग। क्लियर? ये सारे इसके एग्जाम्पल होंगे। ठीक है? यहां तक ये कौन सी क्लास होगी? रेप्टिलिया, ये सॉरी ये क्लास एवीज। एवीज के बाद हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे मेमेलिया।
एवीज के बाद नेक्स्ट क्लास है मेमेलिया। मेमेलिया क्लास में आप देखें, मेमेलिया की उत्पत्ति किससे हुई है? मेमेलिया जंतुओं की उत्पत्ति रेप्टिलिया के सिनेप्सिडा सब क्लास के जंतुओं से हुई है। तो उसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्लास है इसमें मेमेलिया। नेक्स्ट क्लास मेमेलिया, जो सबसे हाईली इवोल्व्ड क्लास है जंतु जगत की। क्लियर? तो ये मेमेलिया क्लास जो है वो जंतु जगत की सबसे इवोल्व्ड क्लास है। जंतु जगत की सबसे विकसित वर्ग जो है वो मेमेलिया ही है, जिनमें विशेष जो है वो क्या होता है? स्तन ग्रंथियों की उपस्थिति या मेमरी ग्लैंड का पाया जाना, ये इनका विशिष्ट लक्षण है, स्तन ग्रंथियों की उपस्थिति। तो स्तन ग्रंथियों का पाया जाना इन जंतुओं का विशिष्ट लक्षण है। इसी आधार पर इन मेमरी ग्लैंड या स्तन ग्रंथियों की उपस्थिति के कारण इनको मेमेलिया नाम दिया गया। क्लियर यहाँ तक? तो इन जंतुओं में स्तन ग्रंथियों के पाए जाने के कारण इनको मेमेलिया नाम दिया गया है। और मेमेलिया जंतुओं की उत्पत्ति अगर आप देखें, ओरिजिन, तो इन जंतुओं का ओरिजिन या उत्पत्ति किन से हुई है? सिनेप्सिडा रेप्टाइल से हुई है। इनकी उत्पत्ति सिनेप्सिडा रेप्टाइल्स से हुई है, जबकि एवीज की उत्पत्ति जो है वो डाइएप्सिडा रेप्टिलिया से हुई है। क्लियर यहां तक? एवीज की उत्पत्ति डाइएप्सिडा रेप्टिलिया से और मेमेलिया की उत्पत्ति जो है वो सिनेप्सिडा रेप्टाइल से हुई है। क्लियर यहां तक? ये मेमेलिया जंतु जो है वो जंतु जगत की सबसे हाईली इवोल्व्ड क्लास है, सबसे ज्यादा विकसित वर्ग है ये, जिनके अंदर जंतुओं में सबसे ज्यादा विकसित लक्षण जो है या एडवांस्ड कैरेक्टर इनमें पाए जाते हैं। क्लियर यहां तक? इन मेमेलिया जंतुओं में आप देखें कि मेन जो है वो क्या, इनमें स्तन ग्रंथियों की उपस्थिति है। इसके साथ साथ जो है वो इनकी त्वचा पर रोमों का पाया जाना, ये भी इनका विशेष लक्षण है। तो इनके अंदर आप सामान्य लक्षण अगर आप देखें इनके जनरल कैरेक्टर, तो जनरल कैरेक्टर्स इसके क्या क्या होंगे? मेमेलिया में जनरल कैरेक्टर्स जो है वो क्या होंगे? सबसे पहली चीज जो है वो आवास के आधार पर अगर आप देखें तो ये मोस्टली स्थलीय, कुछ जलीय और कुछ इनमें वायवीय भी हो सकते हैं, जैसे बैट, चमगादड़ है वो वायवीय अनुकूलन भी होता है इनमें। क्लियर यहाँ तक? तो ये जलीय, स्थलीय, जंगलों के अंदर भी रह सकते हैं या इनके अंदर जो है वो गुफाओं में भी रहते हैं। तो लगभग ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, सर्वव्यापी होते हैं मेमेलिया। क्लियर यहाँ तक? तो ये जलीय, स्थलीय, जलीय आवासों में, स्थलीय आवासों में, जलीय, स्थलीय, गुफाओं में, जंगल में, इन सभी तरह के आवासों में ये पाए जाते हैं। क्लियर यहां तक? आवास के बाद इसमें बताएंगे पोइकिलोथर्मिक और होम्योथर्मिक में से किस टाइप के होते हैं। ये समतापी होते हैं, शरीर का ताप हमेशा कांस्टेंट बना रहता है, तो ये समतापी होंगे। होम्योथर्मिक, और उसके साथ साथ क्या कहेंगे इनको? वार्म ब्लडेड कहेंगे, गर्म रुधिरधारी। क्लियर यहां तक? तो होम्योथर्मिक एंड वार्म ब्लडेड, होम्योथर्मिक एंड वार्म ब्लडेड, ये होम्योथर्मिक होंगे और वार्म ब्लडेड होंगे। तो ये समतापी और गर्म रुधिरधारी होते हैं। क्लियर यहां तक? कैसे होंगे ये? समतापी और गर्म रुधिरधारी होते हैं, होम्योथर्मिक एंड वार्म ब्लडेड होंगे। उसके बाद आप देखें इन जंतुओं के अंदर स्कल या करोटी जो है वो किस टाइप की होती है? डाइकोंडाइलिक। एवीज में मोनोकोंडाइलिक थी, इनमें डाइकोंडाइलिक स्कल या खोपड़ी होती है। तो इनके अंदर जो है वो नेक्स्ट बताएंगे इनकी स्कल का। इनकी स्कल या खोपड़ी जो है वो कैसी होगी? डाइकोंडाइलिक होती है।
स्कल या खोपड़ी इनकी डाइकोंडाइलिक होती है, जिसमें 2 ऑक्सीपिटल कोंडाइल होते हैं। क्लियर यहां तक? तो डाइकोंडाइलिक स्कल या खोपड़ी होगी। उसके बाद इनमें बताएंगे क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व जो है वो कितनी होती है इनमें? नेक्स्ट इसमें क्रेनियल नर्व जो है वो 12 जोड़ी होती है। क्रेनियल नर्व ये इनमें 12 जोड़ी होगी। तो 12 पेयर क्रेनियल नर्व या 12 जोड़ी जो है वो इनमें कपाल तंत्रिकाएं होती है। उसके बाद आगे देखें तो ये कपाल इसका करोटी हो गई खोपड़ी, क्रेनियल नर्व 12 जोड़ी होंगी। और उसके बाद नेक्स्ट इसमें क्रेनियल नर्व के बाद बताएंगे आगे इसके जो है वो एंडोस्केलेटन एक्सोस्केलेटन बताएंगे। तो एंडोस्केलेटन मोस्टली बोन्स और कार्टिलेज से बना होता है। एंडोस्केलेटन या इसका अंतःकंकाल अस्थि और उपास्थियों से बना होता है। तो इनका एंडोस्केलेटन या अंतःकंकाल अस्थि और उपास्थि से बना होता है। इनकी त्वचा मोटी, जलरोधी और ग्रंथिल त्वचा होती है इनमें। तो इनके अंदर जो है वो स्किन कैसी होगी? स्किन मोटी, जलरोधी वाटर रेजिस्टेंट, मोटी जलरोधी व ग्रंथिल सल्क रहित, मोटी जलरोधी ग्रंथिल और सल्क रहित स्केल जो है वो इनकी त्वचा पर नहीं पाए जाते। क्लियर यहां तक? तो मोटी होगी, जलरोधी, ग्रंथिल और सल्क रहित होती है। ग्रंथिल त्वचा में जो है वो इनके अंदर कौन कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं? श्वेत ग्रंथियां होती हैं, स्तन ग्रंथियां होती है, इसके अलावा सीवेशियस ग्लैंड होती है, तेल ग्रंथियां। क्लियर यहां तक? तो इन ग्रंथियों की उपस्थिति के कारण जो है वो कैसी होती है त्वचा इनकी? ग्रंथिल त्वचा होती है। तो ग्रंथियां जो है वो कौन कौन सी होती है इनमें? श्वेत ग्रंथियां, तेल ग्रंथियां, श्वेत ग्रंथियां, तेल ग्रंथियां और स्तन ग्रंथियां, ये इनके अंदर पाई जाती है। त्वचा में इन ग्रंथियों की उपस्थिति के कारण जो है वो ये मैमेलिया है। क्लियर यहां तक? तो श्वेत ग्रंथियां, तेल ग्रंथियां और स्तन ग्रंथियां पाई जाएंगी त्वचा में। और संपूर्ण त्वचा पर जो है वो रोम पाए जाते हैं। तो रोमों का संपूर्ण त्वचा पर जो आवरण होता है वो क्या होता है? पेलेज। और फेदर्स का जो आवरण होता है वो होता है प्लूमेज। पक्षियों में प्लूमेज होता है और स्तनधारियों में पेलेज होता है। क्लियर यहां तक? तो त्वचा पर रोमों का आवरण होता है, स्किन पर रोमों का आवरण, स्किन पर रोमों का आवरण होता है, क्या कहेंगे इसको? पेलेज। और फेदर्स का आवरण, पर का आवरण जो है वो प्लूमेज होता है, जबकि स्तनधारियों में जो है वो स्किन पे क्या होता है? पेलेज होता है। क्लियर यहां तक? उसके बाद इनके अंदर और क्या बताएंगे? ये इनकी त्वचा के बारे में बता दिया, एंडोस्केलेटन बता दिया किससे बना होता है। उसके बाद इनमें शरीर जो है वो सिर, वक्ष और उदर भाग में इनका शरीर बैठा होता है और वक्ष और उदर के बीच पेशीय डायफ्राम पाया जाता है। क्लियर यहां तक? तो शरीर जो है वो इनका शरीर सिर, वक्ष और उदर में बैठा होता है। सिर, इसमें वक्ष और उदर के बीच सिर, ग्रीवा, ग्रीवा भी होती है इनमें। तो शरीर जो है वो सिर, ग्रीवा, वक्ष और उदर में बैठा होता है। तो ये इनके अंदर बता देंगे कि इनका शरीर जो है वो कौन कौन से भागों में बैठा होता है। शरीर जो है वो सिर, ग्रीवा, वक्ष और उदर भाग में बैठा होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो इसमें क्या बताएंगे? एक इन जंतुओं के अंदर
पेशीय डायफ्राम जो है वो वक्ष और उदर के बीच पेशीय डायफ्राम पाया जाता है। क्लियर यहां तक? तो वक्ष व उदर के मध्य, वक्ष व उदर के मध्य, वक्ष व उदर के मध्य पेशीय डायफ्राम होता है जो इनके संवातन में या श्वसन में सहायक होता है। पेशीय डायफ्राम होगा तो ये इनके अंदर जो है वो वक्ष और उदर भाग के बीच में जो पेशीय डायफ्राम होता है वो इनके संवातन में भी सहायक होता है, इनके मिक्चुरेशन में, मूत्रण में सहायक होता है, और इसके अलावा जो है वो ये प्रसव में भी सहायक होता है। क्लियर यहां तक? तो ये इनके अंदर जो है वो पेशीय डायफ्राम के द्वारा वक्ष भाग और उदर भाग जो है वो दोनों सेपरेट होते हैं। क्लियर यहां तक? उसके बाद बताएंगे कि इनके अंदर सिर भाग जो होता है, उस सिर भाग के अंदर क्या बताएंगे, एक बाह्य कर्ण के रूप में जो है वो क्या पाया जाता है, इनमें कर्ण पल्लव जो है या ईयर पिन्ना बाह्य कर्ण में पाए जाते हैं जो प्रोटोथीरिया में नहीं होते हैं। क्लियर यहां तक? तो इनके बाह्य कर्ण या एक्सटर्नल ईयर में, बाह्य कर्ण या एक्सटर्नल ईयर में इनके अंदर ईयर पिन्ना पाए जाते हैं। तो बाह्य कर्ण में ईयर पिन्ना होंगे। मध्य कर्ण या मिडल ईयर जो होती है इनकी, मध्य कर्ण या मिडल ईयर, मध्य कर्ण या मिडल ईयर में इनके अंदर 3 कर्ण अस्थिकाएं होती हैं, मेलियस, इंकस और स्टेपिस। तो मध्य कर्ण में 3 ईयर ओसिकल्स, मध्य कर्ण में 3 ईयर ओसिकल्स या कर्ण अस्थिकाएं पाई जाती हैं जिनमें मेलियस, इंकस और स्टेपिस होती है। क्लियर यहां तक? तो मध्य कर्ण में या मिडल ईयर के अंदर जो है वो इसकी 3 ईयर ओसिकल्स या 3 कर्ण अस्थिकाएं होती हैं। इन 3 कर्ण अस्थिकाओं के अंदर मेलियस, इंकस और स्टेपिस होगी। तो ये इनके अंदर जो है वो 3 कर्ण अस्थिकाएं इनके मिडल ईयर में पाई जाती है। उसके बाद अंतःकर्ण में जो है वो अत्यधिक कुंडलित कोक्लिया होता है। इंटरनल ईयर में, इंटरनल ईयर, अंतःकर्ण में कुंडलित कोक्लिया, अंतःकर्ण में कुंडलित कोक्लिया होता है। तो इंटरनल ईयर में जो है वो कोल्ड कोक्लिया प्रेजेंट होगा इसमें। उसके बाद एक इनके अंदर मुख में जो दांत होते हैं वो कैसे होते हैं, थीकोडोंट, और उसके साथ साथ हेट्रोडोंट होते हैं, विषम दंती दांत होते हैं। क्लियर यहां तक? तो गर्त के अंदर, जबड़ों की गर्त में दसे होते हैं इसलिए कहा जाता है इनको थीकोडोंट, और उसके साथ साथ जो है वो कैसे होते हैं, विषम दंती या हेट्रोडोंट टाइप के होते हैं। अलग अलग फंक्शन को करने के लिए अलग अलग टाइप के टीथ होते हैं। क्लियर यहां तक? तो मुख में या माउथ में थीकोडोंट, माउथ में थीकोडोंट और हेट्रोडोंट टीथ होते हैं। तो मुख में जो है वो थीकोडोंट, गर्त दंती और विषम दंती दांत होते हैं। क्लियर यहां तक? मुख में गर्त दंती और विषम दंती दांत पाए जाते हैं। और उसके बाद इनके अंदर जो है वो नेक्स्ट इनके बताएंगे कि इनकी जो आहार नाल होती है वो कैसी होती है, पूर्ण आहार नाल और पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो डाइजेशन के लिए कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल व पाचक ग्रंथियां, डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है, डाइजेस्टिव ग्लैंड। इसमें आमाशय जो है वो क्रोप और गिजार्ड में बटा हुआ नहीं होता, लेकिन कुछ मवेशियां जैसे कैटल्स जिनको रूमिनेंट जंतु कहते हैं उनके अंदर आमाशय 4 अलग अलग चैम्बर में बटा होता है, जिनके अंदर रूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम और एबोमेसम। क्लियर यहां तक? ये केवल मवेशियों या रूमिनेंट जंतुओं के अंदर जो क्या करते हैं, जुगाली करने वाले जो जंतु होते हैं उनके अंदर इनमें आमाशय 4 चैम्बर में बटा होता है, जो कौन से होते हैं, रूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम और एबोमेसम। क्लियर यहां तक? तो ये इनमें कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल विद डाइजेस्टिव ग्लैंड,
उसके बाद ये डाइजेशन के बाद जो है वो क्या बताएंगे इनमें, रेस्पिरेशन। डाइजेशन के बाद रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में या श्वसन में क्या बताएंगे, एक इनमें ध्यान रखें भी, एक्सटर्नल ईयर में जो ईयर पीना है वो किस में पाया जाता है, एक्सटर्नल ईयर के अंदर ईयर पीना है वो कहाँ पाए, किस में होगा, ये मेटाथीरिया और यूथीरिया के अंदर ये पाया जाता है, लेकिन प्रोटोथीरिया में ईयर पीना नहीं होता है। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद इसमें श्वसन है, श्वसन में इनके अंदर जो है वो किसके द्वारा होगा श्वसन, लंग्स या फेफड़ों के द्वारा इनमें श्वसन होगा। उत्सर्जन, एक्सक्रीशन जो है वो किसके द्वारा होगा, मेटानेफ्रिक किडनी द्वारा होगा। उत्सर्जन इनमें मेटानेफ्रिक किडनी द्वारा उत्सर्जन करेंगे और उत्सर्जी उत्पाद के आधार पर ये यूरियोटेलिक होते हैं। स्तनधारी जो है वो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, तो यूरियोटेलिक होते हैं उत्सर्जी उत्पाद के आधार पर, और एक्सक्रीशनरी ऑर्गन के आधार पर अगर ये देखें तो इनमें क्या होते हैं, मेटानेफ्रिक किडनी के द्वारा उत्सर्जन करेंगे। क्लियर यहां तक। उसके बाद इनके अंदर जो है वो लैरिंक्स साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है, जैसे बर्ड्स में आपने पढ़ा था एवीज में सिरिंक्स होता है, इनके अंदर साउंड प्रोडक्शन के लिए लैरिंक्स में क्या पाए जाते हैं, वोकल कॉर्ड्स होते हैं। साउंड प्रोडक्शन के लिए लैरिंक्स में, लैरिंक्स कंठ में वोकल कॉर्ड्स पाए जाते हैं। तो इनके अंदर जो है वो साउंड प्रोडक्शन के लिए या ध्वनि उत्पादन के लिए इनके कंठ भाग में या लैरिंक्स भाग में वोकल कॉर्ड्स पाए जाते हैं। तो वाक रज्जु का पाया जाना ये इनके साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होते हैं। क्लियर यहां तक। तो लैरिंक्स में वोकल कॉर्ड्स या वाक रज्जु पाए जाते हैं। तो ये पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, उसके बाद में परिसंचरण। परिसंचरण में क्या बताओगे, परिसंचरण कैसा होगा, इनमें क्लोज और कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। तो परिसंचरण में क्लोज एंड कंप्लीट, क्लोज एंड कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, क्लोज एंड कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, पूर्णतः दोहरा परिसंचरण होगा और बंद परिसंचरण तंत्र होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्लोज एंड कंप्लीट डबल सर्कुलेशन हो गया। उसके बाद एक जो है वो इनमें बताएंगे, इनमें हार्ट कैसा होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। हार्ट 4 चैम्बर्ड होगा, हार्ट इनका 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा। उसके बाद इनमें आरबीसी बाई कॉनकेव एंड ए न्यूक्लिएटेड आरबीसी होती है, छोड़कर कैमल एंड लामा को। क्लियर यहां तक। तो बाई कॉनकेव आरबीसी, बाई कॉनकेव एंड न्यूक्लिएटेड, ए न्यूक्लिएटेड, बाई कॉनकेव एंड ए न्यूक्लिएटेड आरबीसी, एक्सेप्शन कैमल एंड लामा, कैमल एंड लामा। तो ऊंट और लामा जो है इन दोनों के अंदर ये कैसी होती है, न्यूक्लिएटेड आरबीसी होती है, और बाकी में ए न्यूक्लिएटेड आरबीसी होती है। क्लियर यहां तक। उसके बाद इनमें पोर्टल सिस्टम का बताएंगे। तो पोर्टल सिस्टम में जो है वो जनरली इनमें कौन से पोर्टल सिस्टम होते हैं, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, और कुछ में हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम होता है। रीनल पोर्टल सिस्टम इनमें नहीं होता है। क्लियर यहां तक। तो नेक्स्ट जो है वो हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम भी जनरली कुछ जो मेन एडवांस जो मैमल्स हैं उनमें ही होता है। तो मेन जो है वो इनमें हिपेटिक पोर्टल सिस्टम होता है। हिपेटिक एंड हाइपोफाइशियल, हिपेटिक एंड हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम, रीनल पोर्टल सिस्टम इनमें नहीं होगा। तो हिपेटिक एंड हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम होगा। उसके बाद में नेक्स्ट और क्या बताएंगे, एक इनमें रिप्रोडक्शन के बेस पर बताएंगे कि इनके अंदर जो है वो यूनिसेक्सुअल होंगे, यूनिसेक्सुअल एंड सेक्सुअल डाइमोर्फिज्म भी होती है, यूनिसेक्सुअल एंड सेक्सुअल डाइमोर्फिज्म। क्लियर यहां तक।
यूनिसेक्सुअल होंगे और सेक्सुअल डाइमोर्फिज्म होगी। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो इसमें एक इन एनिमल्स में जो है वो कॉर्पस कैलोसम, ब्रेन के अंदर भी, ब्रेन के अंदर सबसे लार्जेस्ट पार्ट जो है वो सेरिब्रम होता है, जो 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर में डिवाइड होता है, और दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कौन जोड़ता है? कॉर्पस कैलोसम के थ्रू जो है वो दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर है वो आपस में कनेक्ट होते हैं। क्लियर यहां तक? तो ये एक, ये रिप्रोडक्शन वाले बता दो पहले। चलो, यूनिसेक्सुअल एंड सेक्सुअल डाइमोर्फिज्म होगी। मेल में टेस्टिस जो होते हैं वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होते हैं। मेल में एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस। तो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस का मतलब जो है वो क्या हुआ कि ये एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होते हैं, वृषण कोश में या स्क्रोटल सैक के अंदर इनके टेस्टिस पाए जाते हैं। तो मेल में एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस होते हैं। इसमें भी अपवाद है प्रोटोथीरिया, उनके अंदर टेस्टिस जो है वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही होते हैं, जबकि बाकी दूसरे मैमल्स में जो है वो ये एब्डोमिनल कैविटी से बाहर बनते, एब्डोमिनल कैविटी के ही अंदर है, लेकिन बाद में जो है वो डेवलपमेंट के साथ साथ ये एब्डोमिनल कैविटी से बाहर स्क्रोटल सैक में आ जाते हैं ड्यू टू रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर रेगुलेट रखने के लिए ये नीचे आ जाते हैं उससे। क्लियर यहां तक? तो ये इसमें मेल में एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस होंगे। और उसके बाद नेक्स्ट इसमें फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, आंतरिक निषेचन करेंगे। डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। क्लियर यहां तक? डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। एक इनके अंदर जो है वो आप नर्वस सिस्टम का अगर बताना चाहो तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर क्या होंगे? प्रमस्तिष्क गोलार्ध। प्रमस्तिष्क सबसे बड़ा भाग होता है ब्रेन का, जो 2 गोलार्धों में बटा होता है, और दोनों गोलार्ध आपस में किससे जुड़े होते हैं? कॉर्पस कैलोसम से। तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है वो कॉर्पस कैलोसम से जुड़े रहते हैं। तो ये कॉर्पस कैलोसम से जुड़े होते हैं। क्लियर यहां तक? ये सारे इसके जनरल कैरेक्टर हो गए। मेमेलिया के जनरल कैरेक्टर्स के बाद जो है वो इसमें पढ़ेंगे इसका क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में आप देखें कि मेमेलिया को 2 सब क्लासेस में इसको बांटा गया है। तो मेमेलिया की जो 2 सब क्लासेस हैं, इनमें कौन कौन सी होगी? एक प्रोटोथीरिया और दूसरी सब क्लास है थीरिया। इसमें क्लासिफिकेशन में अगर आप देखें, मेमेलिया में क्लासिफिकेशन जो किया गया है वो मेमेलिया को 2 सब क्लास में क्लासिफाई किया है। एक प्रोटोथीरिया, प्रोटोथीरिया एंड थीरिया। तो इसकी ये 2 सब क्लास है, प्रोटोथीरिया एंड थीरिया। तो मेमेलिया के अंदर जो दोनों सब क्लास है, प्रोटोथीरिया एंड थीरिया, इन दोनों सब क्लास में एक आप ये ध्यान रखें भी, ये विविपेरस होते हैं। क्लियर यहां तक? जो माइक्रोलेसिथल, ये भी इसका एक जनरल कैरेक्टर आ जाएगा। मोस्टली विविपेरस होंगे जो माइक्रोलेसिथल और नॉन क्लिडोइक एग ले करते हैं। क्लियर यहां तक? ये भी एक इसका जनरल कैरेक्टर है। मोस्टली विविपेरस एंड दे ले एग which are microlecithal and non-clidoic egg. क्लियर? तो इसमें आप देखें सबसे पहले प्रोटोथीरिया जो एनिमल्स होते हैं, इन प्रोटोथीरिया और थीरिया में क्या क्या मेजर डिफरेंस होते हैं? कि प्रोटोथीरिया जो होते हैं वो, एक तो सबसे पहली चीज है कि ये ओविपेरस होंगे। प्रोटोथीरिया आर ओविपेरस एंड थीरिया आर मोस्टली विविपेरस। थीरिया आर मोस्टली विविपेरस। तो ये या तो ओविपेरस होंगे या फिर विविपेरस होंगे, जबकि ये ओविपेरस होंगे। ये केवल अंडज होते हैं, ये अंड जराइज और जराइज होते हैं। क्लियर? उसके बाद में नेक्स्ट
प्रोटोथीरिया के अंदर जो टेस्टिस होते हैं नर में, वो कैसे होते हैं, ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही होते हैं। इनके टेस्टिस उदर गुहा के अंदर होते हैं, टेस्टिस उदर गुहा के अंदर। तो इनमें टेस्टिस जो है वो उदर गुहा के अंदर होते हैं। इनके अंदर टेस्टिस उदर गुहा से बाहर, उदर गुहा से बाहर वृषण कोश में होते हैं। तो टेस्टिस इनमें कहां पाए जाएंगे, उदर गुहा के अंदर होते हैं। इनमें टेस्टिस उदर गुहा से बाहर स्क्रोटम में या वृषण कोश में स्थित होते हैं। क्लियर यहां तक। एक प्रोटोथीरिया के अंदर, सेरिब्रम के अंदर कॉर्पस कैलोसम नहीं पाई जाती, जबकि थीरिया के अंदर ये कॉर्पस कैलोसम जो है वो पाई भी जाती है और नहीं भी होती। मेटाथीरिया में नहीं पाई जाती, यूथीरिया में पाई जाती है। इसकी भी आगे 2 इंफ्रा क्लास है, मेटाथीरिया और यूथीरिया। तो इनके अंदर सेरिब्रम में कॉर्पस कैलोसम, सेरिब्रम में कॉर्पस कैलोसम, सेरिब्रम में कॉर्पस कैलोसम एब्सेंट होती है। इनके अंदर कॉर्पस कैलोसम एब्सेंट और प्रेजेंट दोनों होती हैं, यानी मेटाथीरिया जो होंगे उनमें तो एब्सेंट और यूथीरिया में प्रेजेंट, एब्सेंट और प्रेजेंट। क्लियर यहां तक। कॉर्पस कैलोसम इसमें एब्सेंट होती है, इसमें कॉर्पस कैलोसम एब्सेंट भी होती है और ये प्रेजेंट भी होती है। क्लियर यहां तक। इसके अलावा और क्या डिफरेंस होता है प्रोटोथीरिया और यूथीरिया में। एक प्रोटोथीरिया और यूथीरिया जंतुओं में, इनके अंदर प्रोटोथीरिया जंतुओं में अवस्कर या क्लोएका पाया जाता है, जबकि इनमें अवस्कर या क्लोएका नहीं पाए जाते। क्लियर यहां तक। इनमें अवस्कर या क्लोएका, अवस्कर एब्सेंट होते हैं और इनमें अवस्कर प्रेजेंट होता है। सॉरी, इनमें अवस्कर पाया जाता है, प्रोटोथीरिया के अंदर अवस्कर पाया जाता है, जबकि इनके अंदर जो है वो सारे जनन छिद्र और ये मूत्रोजनन छिद्र ये सब अलग अलग होते हैं। तो इसमें अवस्कर प्रेजेंट होता है, इसमें अवस्कर एब्सेंट होता है। क्लियर यहां तक। इन जंतुओं में अवस्कर नहीं पाया जाता और इन जंतुओं में अवस्कर पाया जाता है। क्लियर यहां तक। तो ये इनके अंदर प्रोटोथीरिया और थीरिया में मेजर डिफरेंस होते हैं। उसके बाद थीरिया को भी आगे 2 इंफ्रा क्लास में बांट दिया। थीरिया की जो आगे 2 इंफ्रा क्लास है, इनमें एक होते हैं मेटाथीरिया, ये एक मेटाथीरिया और दूसरे होते हैं यूथीरिया। तो इनमें ये 2 होंगे, एक मेटाथीरिया और दूसरे यूथीरिया होते हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, सबसे पहले आप देखें प्रोटोथीरिया के अंदर एग्जाम्पल जो है वो एकिडना, एग्जाम्पल एकिडना, स्पाइनी आंटीटर, कॉमन नेम एकिडना स्पाइनी आंटीटर, और दूसरा प्लेटिपस, प्लेटिपस ऑर्निथोरिंकस, प्लेटिपस ऑर्निथोरिंकस। तो इसमें एकिडना स्पाइनी आंटीटर कॉमन नेम और प्लेटिपस उसका कॉमन नेम ऑर्निथोरिंकस, ये दोनों प्रोटोथीरिया में आएंगे। उसके बाद आप देखिए मेटाथीरिया, मेटाथीरिया जंतुओं में और यूथीरिया जंतुओं में क्या होता है कि मेटाथीरिया जंतु जो है इनके अंदर मार्सुपियम, इनको मार्सुपियल स्तनधारी और उनको प्लेसेंटल स्तनधारी कहते हैं। क्लियर यहां तक। तो इनके अंदर जो है वो शिशुदानी या मार्सुपियम पाई जाती है, इनके अंदर शिशुदानी नहीं पाई जाती। क्लियर यहां तक। तो आपने देखा होगा जैसे कंगारू वगैरह जो होते हैं वो क्या है, मेटाथीरिया होते हैं। तो ये इनके अंदर जो है वो मार्सुपियम, मार्सुपियम या शिशुदानी, मार्सुपियम या शिशुदानी पाई जाती है।
तो इनमें मार्सुपियम या शिशुदानी पाई जाती है, इनमें मार्सुपियम नहीं होती है, मार्सुपियम नहीं होती है। क्लियर यहां तक? मेटाथीरिया में मार्सुपियम या शिशुदानी पाई जाती है, उनके अंदर मार्सुपियम या शिशुदानी नहीं होती। क्लियर यहां तक? दूसरा, मेटाथीरिया जो जंतु होते हैं उनके अपरिपक्व शिशु को जन्म देते हैं, जबकि यूथीरिया परिपक्व शिशु को जन्म देते हैं। क्लियर यहां तक? तो ये अपरिपक्व शिशु को जन्म देते हैं, अपरिपक्व शिशु को जन्म देते हैं। तो ये अपरिपक्व शिशु को जन्म देते हैं और यूथीरिया परिपक्व शिशु को जन्म देते हैं। यूथीरिया परिपक्व शिशु को जन्म देते हैं। क्लियर यहां तक? मेटाथीरिया परिपक्व शिशु को जन्म देते हैं और यूथीरिया परिपक्व शिशु को जन्म देते हैं। क्लियर यहां तक? इसके बाद मेटाथीरिया के अंदर सेरिब्रम में कॉर्पस कैलोसम नहीं पाई जाती, यूथीरिया में कॉर्पस कैलोसम पाई जाती है। एक, इनके अंदर जो निपल्स होते हैं, स्तन ग्रंथियों पर निपल्स, वो कहाँ पाए जाते हैं? मार्सुपियम के अंदर या शिशुदानी के अंदर होते हैं, जबकि उनमें वक्ष भाग में बाहर होते हैं। क्लियर यहां तक? तो निपल्स मार्सुपियम या शिशुदानी के अंदर स्थित होते हैं, निपल्स शिशुदानी के अंदर स्थित होते हैं। तो स्तन ग्रंथियों पर जो निपल्स पाए जाते हैं वो शिशुदानी के अंदर स्थित होते हैं। इनके अंदर जो निपल्स होंगे वो स्तन ग्रंथियों पर निपल्स वक्ष भाग में बाहर स्थित होते हैं, वक्ष भाग में बाहर स्थित होते हैं। तो ये अंतर हो गया मेटाथीरिया यूथीरिया में। उसके बाद मेटाथीरिया जो जंतु होते हैं, इन मेटाथीरिया जंतुओं के अंदर, इनमें सेरिब्रम के अंदर कॉर्पस कैलोसम नहीं होती। क्लियर? तो कॉर्पस कैलोसम इनमें एब्सेंट होती है। समझ गए? मेटाथीरिया जंतुओं के अंदर कॉर्पस कैलोसम एब्सेंट होती है और यूथीरिया में कॉर्पस कैलोसम प्रेजेंट होती है। समझ गए भी? दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर को या प्रमस्तिष्क गोलार्धों को जोड़ने के लिए इनके अंदर कॉर्पस कैलोसम नहीं पाई जाती और यूथीरिया में कॉर्पस कैलोसम पाई जाती है। क्लियर यहां तक? एक अंतर इनमें यह हो जाता है कि मेटाथीरिया जो जंतु होते हैं उन जंतुओं में वेजाइना और यूट्रस जो है वो पेयर्ड होते हैं, युग्मित होते हैं, जबकि उसके अंदर वेजाइना और यूट्रस वो अयुग्मित होते हैं। समझ गए? उसमें सिंगल होंगे, इनमें डबल होते हैं। तो इसमें युग्मित यूट्रस एंड वेजाइना, पेयर्ड युग्मित यूट्रस एंड वेजाइना, जबकि इनमें जो है वो अयुग्मित होते हैं, अयुग्मित सिंगल होते हैं, अयुग्मित यूट्रस एंड वेजाइना। तो इनमें योनि और गर्भाशय जो है वो अयुग्मित होते हैं, इनमें योनि और गर्भाशय युग्मित या पेयर्ड होते हैं। क्लियर? अब इनके अंदर आप देखें एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल जो है वो मेटाथीरिया में मैक्रोपस कॉमन नेम कंगारू। क्लियर यहां तक? इसमें मैक्रोपस कॉमन नेम कंगारू और इसके अलावा ओपोसम। तो मैक्रोपस और ओपोसम ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे मेटाथीरिया के। यूथीरिया में जितने भी आपके मैमल्स ध्यान में हैं वो सारे के सारे आप यूथीरिया में एग्जाम्पल दे सकते हैं। एलिफास, एलिफेंट, इक्वस, घोड़ा। समझ गए? तो इनके अंदर जो है वो एलिफास कॉमन नेम ध्यान है भाई आपको, एलिफेंट होता है, इक्वस
कॉमन नेम घोड़ा इक्वल्स कॉमन नेम हॉर्स घोड़ा, एक बेलेनोप्टेरा, बेलेनोप्टेरा व्हेल होता है, बेलेनोप्टेरा व्हेल है, टाइग्रिस चीता हो जाएगा, पैंथेरा, ठीक है। और इसके अलावा इनके अंदर जो है वो फेलिस, कैनिस और एक बैट क्या होगी, टेरोपस, टेरोपस, फ्लाइंग फॉक्स या बेट, फ्लाइंग फॉक्स, क्लियर। एक फेलिस बिल्ली, कैनिस डॉग, ठीक है, और कैमिलस कैमल, ये सारे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो ये कौन से हो गए इसमें, यूथीरिया हुए, ठीक है बेटा। यहां तक हमने स्टडी कर ली कोर्डेटा फाइलम के सारी क्लासेस की। तो कोर्डेटा फाइलम में सबसे एडवांस्ड क्लास जो है वो मेमेलिया है, और सबसे लोवेस्ट क्लास अगर आप देखें या सब फाइलम आप देखें तो यूरोकोर्डेटा है। क्लियर यहां तक, जिसमें सारे कोर्डेटा के वेल डिफाइंड कैरेक्टर उसमें नहीं होते हैं, ठीक है यहां तक। तो ये आपने कंप्लीट कोर्डेटा की स्टडी कर ली। ओके, अब कल से हम इसमें पढ़ेंगे कॉकरोच। क्लियर यहां तक। तो आपके एनसीईआरटी लेवल पे जो है वो कॉकरोच से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कल से स्टार्ट करेंगे कॉकरोच। ओके, बाय बेटा।